आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास का 30 सालों में आयोग द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों को 1 बाय 1 में कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं क्या मौर्य साम्राज्य से। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। ये अभी 1 या 2 वीडियो और लगेगी कंप्लीट होने में। थोड़ी वीडियो आज शाम की लंबी रहेगी, ये वाली तो छोटी लेकिन इसके बाद वाली मैं लंबी बनाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। ये पीडीएफ आप टॉपर्स कोड से डाउनलोड कर सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखिए, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे बड़ी ज़रूरी बात याद रखिए, एक प्रश्न अब आएगा गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और वैदिक सभ्यता, इन लोगों को मिला के एक प्रश्न अक्सर ये आता है अधिकारियों के नाम। जैसे पैदल सेनापति के अधिकारियों को मौर्य काल में क्या कहते थे, संदेश वाहकों को मौर्य काल में क्या कहते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है मैच द कॉलम का। यहाँ देखिए, जो बरीद होते थे मौर्य काल में संदेश वाहक होते थे। मुकद्दम जो होता था वो मौर्य काल में गांव का मुखिया होता था। सदके का मतलब होता था दान, सदका का मतलब दान। और अगला सरखेल जो होता था वो नौसेना का प्रमुख होता था। सरखेल किसका प्रमुख होता था? नौसेना का प्रमुख। सरे नौबत जो होता था वो पैदल सेना का प्रमुख होता था। अब एक बात याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर ऐसे ही आएंगे, ठीक, ये ऐसे ही आते हैं। अब अगला, मौर्य काल में हमेशा राजा के पास रहने वाले जो विष परीक्षक वैद्य थे उसको क्या बोला जाता था? जांगली विद बोला जाता था। अशोक के दूसरे शिलालेख में किस चीज़ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो सातवाहनों का नहीं उल्लेख हुआ, बाकी सबका उल्लेख हुआ है। अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से में कौन सम्मिलित थे? याद रखिए, अशोक के टाइमिंग पे भारत का साम्राज्य अफगानिस्तान, कंधार, हेरात, कंधार और काबुल तक पहुंच चुका था। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक पदाधिकारी क्या करता था? रूप दर्शक पदाधिकारी मुद्राओं के, सिक्कों के परीक्षण के लिए रखा जाता था। अगला, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का एक नाम था कौटिल्य, चाणक्य का एक नाम था विष्णुगुप्त और तीसरा नाम खुद चाणक्य, ठीक है ना। अब इन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी। निम्न में से कौन सा शासक मौर्य साम्राज्य से नहीं संबंधित है? तो बिंबिसार। 2 लोग थे, एक था बिंदुसार, एक था बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का था जबकि बिंदुसार इन्हीं मौर्य का था, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगला, निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवनों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? यवनों में धर्म प्रचार के लिए शिलालेख नंबर 13, ठीक है ना। सिकंदर के आक्रमण के समय किस राज्य में द्वैत राज्य प्रशासन का वो था? पाटल में। निम्न में से किस राजवंश के शासकों का सीरिया और मिस्र के लोगों से अच्छा राजनयिक संबंध था? तो यही थे, कौन? मौर्य थे। कहाँ से? सीरिया के राजा एंटियोकस से बहुत अच्छा संबंध था, राजा टॉलमी फिलाडेल्फस से अच्छा संबंध था और मकदूनिया के एंटियोकस से बहुत अच्छे संबंध थे। धर्म महापात्र की नियुक्ति जो है आमतौर पे अशोक ने करी थी। अलग अलग धर्मों के या धर्म के रख रखाव के लिए अशोक ने ये नाम बनाया था, धर्म महापात्र, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब ये 2 ऑप्शन है, ठीक, किसने? अशोक ने। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इस टाइप के प्रश्न आप मत छोड़िएगा। फाहियान ने उल्लेख किया कि भारत का कोई भी आदमी मांस नहीं खाता था, ये किसने कहा? फाहियान ने, बिल्कुल फाहियान ने ये उल्लेख किया है। अशोक का युग शाकाहार के विकास के लिए मील का पत्थर था। देखिए, अशोक ने कोशिश बहुत करी थी कि मैं शाकाहारी बनवा दूं लोगों को, लेकिन लोग बने नहीं, लोगों ने शिकार उकार करना कुछ नहीं छोड़ा। निम्न में से किस एक इतिहासकार ने अशोक के इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखे? भंडारकर साहब ने लिखे। अब यहाँ देख लीजिए, दोनों सूची को मिलाना है। अशोक के कई नाम थे, प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदासी, किसका नाम था? अशोक का नाम था, तो सी का ए हो जाएगा। बिंदुसार का नाम था क्या? अमित्रघात, जिसके कोई मित्र ना हो, ठीक, जिसका कोई शत्रु ना हो। क्या बिंदुसार का नाम क्या था? अमित्रघात। एक लाइन में ऐसे समझिए, क्या मतलब था बाद में समझेंगे। बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का था प्रियदर्शी, चाणक्य था विष्णुगुप्त और सेंट्रोकोटस किसका था? सेंट्रोकोटस, ये सारे नाम थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, राजा, देवनाम प्रियदासी, ये सब अशोक के नाम थे। अमित्रघात किसका नाम था? शत्रुओं को नष्ट करने वाला, ये किसका नाम था? ये था उसका बिंदुसार, इसी को बोलते था अमित्रोकोडिस, ठीक। और बचे सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था। जरा यहाँ देख लीजिए, किस एक शोध से पता चलता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? तो वो पता चलता है 13वां शिलालेख, याद रखिए। कौन से शिलालेख से? 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने भयंकर उत्पात मचा दिया था कलिंग में। तीर्थ यात्रा के समय
अशोक निम्न में से किस स्थानों पर गए? तो याद रखिए 1 3 4 5 6, 1 3 4 2 5 6। सबसे पहले गया गए, फिर कहाँ गए? कुशीनगर गए, फिर कहाँ गए? लुम्बिनी गए, फिर कहाँ गए? कपिलवस्तु गए, फिर सारनाथ गए, फिर 6 श्रावस्ती गए। ये आपको रटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीक्वेंस में लोग गए, ठीक है। सबसे पहले लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। देव नाम प्रिय दासी किसका नाम है? अशोक का नाम दिया गया, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट आ जाइए। कुछ शताब्दियों में निम्न में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था करी? तो जल संसाधन की जो व्यवस्था करी गिरनार में, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने की थी, याद रखिएगा। गिरनार है गुजरात में, जल संसाधन की वहाँ पर व्यवस्था किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया है। देखिए, सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन की व्यवस्था पर पर्याप्त धन किसने किसने दिया? तो दिया तो और लोगों ने भी, लेकिन यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने मौर्य वंश से, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने यहाँ पे खर्चा किया। बट इस वंश से 2 लोग, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया, बिल्कुल हरा के जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और दोनों मार्ग को नियंत्रित करता था। दोनों चीज़ सही है और दोनों सही बातें करते हैं, इसका ये ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगला, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर, मौर्यकालीन जितने भी शासक थे उन्होंने धार्मिक आधार पर भूमि का अनुदान नहीं दिया। ये सही है कि गलत है? सही है। भू अनुदान के लिए विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह भी किया, ये सही नहीं है, ठीक। मौर्य साम्राज्य का पतन, मतलब इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब आ जाइए, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद से ही प्रारंभ हो गया, बिल्कुल सही बात है। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। अशोक ने क्या किया? शस्त्र छोड़ दिए, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, मतलब अब ये अशोक ने कह दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? इन्होंने अपनी सेना खत्म कर दी और फिर हारने लगे, हर जगह से हट गए। अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देश के उस समय आर्थिक जीवन का वर्णन करता था, नहीं। अर्थशास्त्र मूलतः राजनीतिक शास्त्र की बुक है। इसके प्रधान विषय है राजा राज्य विषयक व्यवस्था। इसमें क्या था? वो था सप्तांग थ्योरी की बात थी कि राजा को कैसे काम करना चाहिए, ठीक। जनपद होगा, मित्र होंगे, ये सारे थे। सप्तांग थ्योरी इसी में है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। प्रिंस एक रिटन स्क्रिप्ट है, याद रखिए, ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? तो याद रखिए, राजतरंगिणी कहता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था, बहुत इंपॉर्टेंट। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, वह कहाँ से शासन कर रहा था? तो वो सीरिया से शासन कर रहा था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो 305 ईस्वी पूर्व में। ना 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया। उस समय ना क्रिश्चियनिटी थी, ना इस्लाम था, ना कोई और धर्म था, याद रखिएगा, ये भी जानना जरूरी है। उस समय इसने हराया। निम्न में से किसने ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेनाओं की सहायता से पूरे भारत पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया? प्लूटार्क ने कहा। निम्न में से किस राजवंश के शासक सीरिया के पश्चिम में दूर तक देशों के संबंध स्थापित कर चुके थे? तो वो थे मौर्य वाले लोग। देखिए दोबारा आ गया है, मौर्य के लोगों का सीरिया तक अच्छा संबंध था, ठीक। वहां तक हरा भी चले आए थे, वहीं देखा ना, देखिए सेल्यूकस को हरा दिया। दूसरा आ जाइए, निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का और रुद्रदामन का, ये देखिए रुद्रदामन और इसका महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और उनका उल्लेख होता है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो पुष्यगुप्त थे, वैश्य पुष्यगुप्त, ठीक। अगला देखिए, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त पर का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, वो था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस के समीप किसने किया? तो वो था विलियम जोन्स ने। अगला आ जाइए, नेक्स्ट, ये क्या है? अगला प्रश्न उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो मौर्य जी के, चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। देखिए फिर से पूछ लिया। सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस, इन दोनों की मुलाकात कहाँ, किसने कहा? जस्टिन ने कहा कि मुलाकात हुई थी। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस आदमी ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ किए? तो श्रवणबेग बेला में, ठीक है ना। ये जैन धर्मावलंबी था।
किस राजा के एक अभिलेख से दूसरी सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के अभिलेख से। ठीक, किस देश में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? श्रीलंका में। अगला, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम किया गया है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, याद रखिए। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? शिलालेख के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया? तो 8 साल बाद। जहां अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो कौन सी जगह है? तो वो है अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। ठीक, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। मैं आपको बता दूं, पहले संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा मानी जाती थी, अच्छे लोग जो बहुत पढ़े लिखे थे ना वो संस्कृत भाषा पढ़ते थे, लेकिन लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के, जैसे शुद्ध हिंदी बोलिए और काट पीट के हिंदी बोलिए। तो बड़े लोगों की भाषा थी संस्कृत और जो आम जन की भाषा थी वो थी प्राकृत। ठीक है ना। अगला आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है ये? अशोक का निम्न में से कौन सा अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो वो सागर स्तंभ अभिलेख है, वो प्रमाणित करता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? जाहिर सी बात है अशोक ने कराया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शिलालेख ने अशोक में, अच्छा ये भी याद रखें, कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ था अशोक? सारनाथ के शिलालेख में। सारनाथ कहाँ है? बनारस से 10 किलोमीटर दूर। वहाँ के शिलालेख को बनवाया था अशोक ने। आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको सब कुछ दिखेगा कि 269 साल पहले, बीसी पहले, 269 बीसी पहले, जब दुनिया में कोई धर्म नहीं बन पा रहे थे, तो उस समय कितना अच्छा यहाँ पे काम होता था। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना? तो 7वें शिलालेख में। याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में भी आ चुका है। द्वादश शिलालेख का क्या आदर्श है? ए और बी दोनों। धार्मिक उदारता और सभी समुदायों की वृद्धि। लोग अशोक के स्तंभ अभिलेख क्या है? तो केवल ब्राह्मी लिपि में। याद रखिए, अशोक के स्तंभ अभिलेख, जो स्तंभ अभिलेख हैं वो सब किस में है? ब्राह्मी लिपि में, स्तंभ अभिलेख। किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो क्या था? प्लीत ने, राजधर्म। ठीक, अशोक के अभिलेखों में किसने भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य अभिलेख में। ठीक है ना। कहता है कि मैं अपने सीमाओं पर पड़ोसी शक्तियों से बातचीत या जो भी है वो सब किसमें है? दूसरी शिलालेख में। कौन सा शिलालेख महामात्रों की भूमिकाओं का उल्लेख करता है? तो 5वां। अगला, किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। याद रखिए, गुर्जरा में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। उत्तरी पश्चिम भाग में राजाज्ञाओं के लिए किस लिपि का प्रयोग कराया गया? तो अमराइकी और ग्रीक खरोष्ठी लिपि का। किस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है? पृथक कलिंग अभिलेख में। ठीक, अगला प्रश्न आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए। किसने सहिष्णुता उदारता के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने। किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कठोर दंड का विधान किया? अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में देखिए, अशोक पहले बहुत खतरनाक था, कलिंग युद्ध ने तबाही मचा दी थी। उसके बाद इसका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, इसने बुद्ध धर्म अपना लिया अशोक ने। उसके बाद इसने मारपीट एकदम बंद कर दी। उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि शुरू के 10-15 साल तो कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब लोगों को पता चला तो हाथ ही नहीं रह सकता था, लोगों ने इसके खिलाफ चढ़ना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसमें सदस्य होते थे 30। कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है? तो इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। एग्रोनोमोई अधिकारी किस जगह, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मार्ग निर्माण। अर्थशास्त्र के खानों के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो आकाराध्यक्ष कहा जाता था। नौका, इधर देखिए ध्यान से, ये अध्यक्ष का कार्य कौन निरीक्षण करता था? मापतौल। अरे वो तौल वाला जो था, अरे नापतौल के मापक को बोलते थे। ठीक है ना। मौर्य काल में दंड विधान थे, काफी कठोर थे। कौन से समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब तक प्रथम साम्राज्य था? तो मौर्य वंश का। याद रखिए, सबसे बड़ा साम्राज्य। पहली बार भारत को भारतवर्ष एक्चुअली इन लोगों ने सही तरीके से बनाया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का प्रयोग गुप्तचर व्यवस्था से। याद रखिएगा, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार 7वां अंग कौन है? मित्र है, एलीज। निम्न में से कौन अशोक के शासन में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो श्याप। और अगला, प्रशासनिक केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? तो वो है जौगढ़ से। मौर्यन परिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने के संबंधित था? समाहर्ता राजस्व, पैसा इकट्ठा करता था, फाइनेंस से संबंधित था। ठीक, अगला देख लीजिए। अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ थे? तो तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी में। ठीक है ना। 4 और 1 5। ठीक,
राजुक क्या थे? ये प्रश्न कम से कम 4 बार आया है। राजुक क्या थे? मौर्य शासन में प्रशासन के अधिकारी। मौर्य शासन में अधिकारी को राजुक बोलते थे। मौर्य शासन के 7 वर्गों में विभाजित होने का किसमें उल्लेख मिला है? मेगस्थनीज की इंडिका में भी मिला है। किसे स्रोत में प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? किस स्रोत से पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? मेगस्थनीज के इंडिका से। द्रोण क्या थी? एक माप थी, किस चीज की? अनाज के लिए। अदेव मात्रिक भूमि क्या थी? वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी कृषि हो सके। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अभी से बता दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को कहते थे। अब ये देख लीजिए जरा सा, ये क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध किससे था? कृषि से था। ठीक, कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिसका संकट काल में उपयोग होता था? तो सौगौरा ताम्रपत्र, इसका उल्लेख संकट काल में होता था। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का क्या प्राचीन रूप है? ब्राह्मी से शुरू हुई देवनागरी। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। ठीक है ना। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख है, वो कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ का। ठीक, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान के पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। ठीक, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय सभ्यता शिशुपालगढ़ कहाँ था? तो उड़ीसा में था। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए खुले थे। ठीक, अगला, नंदों का उल्लेख करने वाले प्राचीनतम अभिलेख कौन थे? तो खारवेल का हाथी, कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख नंद का उल्लेख करने वाले। कौन महाबोधि वंश में वर्णित नंदों से संबंधित नहीं है? महानंदिन। ठीक, किस राजाओं में से बाघ की गुफाएं स्थित कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं। बराबर के क्षेत्रों में अशोक के दानों से संबंधित होने वाले कौन थे? तो ये थे आजीवक थे। ठीक, अगला, मौर्योत्तर कालीन प्रश्न, निम्न शासकों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वो था खारवेल, कलिंगराज खारवेल का। अब इस पर रंगमहल किससे संबंधित है? कुषाण से संबंधित है, कुषाण युग से। किस राजवंश को, अच्छा हल्का हल्का इसका ये एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी ये ना आके एक्सप्लेनेशन आम तौर पे आ जाता है। किस राजवंश की भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सोने का सिक्का पहली बार कुषाण वंश ने जारी किया। याद रखिए, कुषाण वंश ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। भारत के सीमावर्ती प्रदेशों में हिंद यवनों ने चलाए थे। पुष्यमित्र, प्रश्न वही है, याद रखिए, कुषाण वंश ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो अयोध्या लेख से। ठीक, प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि हैं, किसके राजवंश में थे? तो शुंग वंश में। याद रखिए, पाणिनि और पतंजलि दोनों शुंग वंश में थे। शुंग कला में क्या सही नहीं है? इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, नहीं। ठीक, किसे भारत का पहला विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को। भारत का पहला विधि निर्माता मनु को माना जाता है। सातवाहनों की, जो आंध्र सातवाहन वंश थे, उनकी भाषा क्या थी? राजकीय, वो थी प्राकृत। भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख से? सातवाहनों के अभिलेख से। शक, क्षत्रप, सातवाहन में स्वर्ण एवं रजत का अनुपात क्या था? 1:10। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन। याद रखिए, निम्न राजवंशों में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहनों में सबसे पुराना है सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती। ठीक, अगला प्रश्न आ जाते हैं, यहाँ देख लीजिए। निम्न में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से, याद रखिए, महामेघवाहन, किस राजकुल, सातवाहन जो राजा थे, सातवाहन के सभी राजा अपने मातृ नामों से परिलक्षित होते थे। किसने शीशे के सिक्के पहली बार चलाए? सातवाहनों ने। यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसी का मैं वेट कर रहा था। सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। वह कौन था जो पहला सातवाहन राजा था जिसने सिक्कों पर राजशिर अंकित कराया? तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। दोनों ये नहीं, ये सही बात है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया, ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। यहाँ देख लीजिए, भारतवर्ष प्राचीनतम नाम, देखिए भारतवर्ष का प्राचीनतम नाम कलिंगराज खारवेल शासक था। उसके अध्ययन का कलिंग खारवेल के टाइम पे लिखवाया गया था हाथी गुम्फा लेख में। ठीक, क्या कि भारत का, यहाँ देख लीजिए, ये क्या है? कलिंगराज खारवेल में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिलता है, कलिंगराज खारवेल से मिलता है। अगला, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? तो प्रवरसेन ने किए। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता है? तो इक्ष्वाकु वंश के। ठीक, प्रवरसेन वन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। गंधियों ने सिक्के चलाए।
गंधीव ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण मिलता है कौशाम्बी से। हिंदू यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे, बिल्कुल सही बात है। अगोत लोकीज के कुछ सिक्कों पर वसुदेव बलराम की आकृतियां हैं, ये भी सही है, दोनों सही बात है, इसी से पता चलता है तो दोनों एक दूसरे को सही साबित कर रहे हैं। आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सबसे पहले किसने किया, तो हिंद यवनों ने किया, ठीक है ना। अगला ग्रीक, यवनों का मतलब इंडो ग्रीक, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए। निम्न में से किस राज्य का शासक डायोडोटस पहला था, तो वो था बैक्ट्रिया का। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस का कहाँ का निवासी था, तो तक्षशिला का। अगला कार्दमक क्षत्रकों ने किस धातु में अधिक दुर्लभ सिक्के शुरू किए, तो वो थे ताम्र में। पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामन शब्द का पहले बार कहाँ हुआ है, एक शक राजा चलाया गया सिक्का। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है, तो काठियावाड़ के रुद्रदामन में। किस शासक ने सर्वदायम भगवान बुद्ध की मानव आकृति अपने किसमें मुद्रा में अंकित कराई थी, तो वो थे कौन, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं में। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन के तीर्थकर अंकित थे, ये क्या है, गलत है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, ये सही है बिल्कुल। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की तिथि क्या है, तो वह है 81 सन में, सन 81 शुरुआत के ही, ठीक है। इस समय उधर वेस्ट साइड में क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, ठीक। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ, तो याद रखिए 78 एडी में हुआ। कुषाण का राज्याभिषेक 78 एडी में हुआ। शक संवत क्या है, 78 एडी से। शक संवत की प्रारंभ कब है, 78 एडी से। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या के तांबे के सिक्के किसने किए, कुषाणों ने, याद रखिए तांबे के सिक्के कुषाणों ने बहुत चलाए सबसे ज्यादा। मथुरा मूर्तिकला किसके शासनकाल में शुरू हुई, तो यही कुषाण में। किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे, तो देवपुत्र की उपाधि कुषाण धारण करते थे। कनिष्क प्रथम के दरबार में कौन नहीं गया था, तो विशाखदत्त नहीं गया था, ठीक है। वसुमित्र, भाव घोष सब थे। आयुर्वेद के प्रसिद्ध चरक कहाँ थे, तो कनिष्क के टाइम पे थे, याद रखिए चरक कनिष्क के टाइम के थे। अगला क्या है, असुघोष और वसुमित्र दोनों इनके दरबारी थे, ठीक। कौन कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है, तो पतंजलि इनके दरबार से संबंध नहीं। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवता मिले, तो वो थे हुविष्क के। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रटिएगा। ह्वेंगशांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा वो कहाँ पे है, तो वो पेशावर में है, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करिए। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ में आप इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। निम्न नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है, श्रावस्ती में। प्राचीन भारत में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो कुषाणों ने चलाए। विक्रम और सत संवत में कितना अंतर है, ये बहुत बार आया है, याद रखिए 135 साल का अंतर है। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व शुरू किया और 78 में शक संवत शुरू हुआ, तो 135 साल का अंतर है। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की, हिप्पोलस ने। विक्रम संवत कब से शुरू हुआ, मैंने बताया 58 ईसा पूर्व से। यहाँ देख लीजिए, निम्न में से किस अभिलेख से पता चलता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी, तो हुविष्क के काल से। कौन सा एक भूमि माप था, तो भूमि माप था निवर्तन। जरा यहाँ देख लीजिए, नासिक अभिलेख जो है, नासिक अभिलेख किसके लिए है, गौतमीपुत्र के लिए है। कलिंगराज खारवेल के लिए हाथी गुम्फा। स्कंदगुप्त के लिए कौन सा अभिलेख, भीतरी। रुद्रदामन पतन के लिए गिरनार का अभिलेख, ठीक है ना। फिर से रुद्रदामन सूची शक, रुद्रदामन कौन था, शक था। विम कौन था, कुषाण था। गोंडे फनीज क्या था, पल्लव था। डोमेट्रियस क्या था, हिंदू यूनानी था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश करूंगा कि उस वीडियो में 200 प्रश्न पूरे हो जाए।